देखो ये तो आपको पहले से ही पता था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये दिख जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं। बट होता क्या है ना कि कई कई बार ये फॉर्मेट नहीं दिखता। इसकी जगह पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एफ डैश वाई कंप्लीटली फंक्शन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तरीका यहाँ पे भी जो है ना वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम है। जैसे ये पी भी आपका एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, ये क्यू भी कंप्लीटली एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए। बस आपको क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि अगर यहाँ पे एफ वाई लिखा है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। उसका एक मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है और एक वाई दिख रहा है, तो आप सिंपली जो राइट साइड में है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन बनाने की कोशिश करो। अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक्स का फंक्शन बनाओगे ना, अपने आप देखोगे कि ये फॉर्मेट एज इट इज़ आपके लिए ऑलवेज रेडी पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है इस पार्ट में। पहले तो ये बताओ ये लिखने का तरीका सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहोगे कि मैंने एफ डैश वाई लिखा और यहाँ पे मैंने एफ वाई लिख दिया। जस्ट इसी से मिलता जुलता है काफ़ी हद तक, बट ये अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रह गया। अब इसको लीनियर में हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए देखो एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। ये जो आपको एफ वाई दिख रहा है ना, इसको आप टी मान लिया करो। तो देखो एफ डैश वाई आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, बस आप इसको रख देना इसमें, इसको वापस उठा के पुट करना। आप देख रहोगे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया होगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू। तो ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना वो भी आप सोचते जाना कि मैंने क्या क्या बताया। कि अगर आपको कभी डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला ना तो राइट साइड में सिर्फ एक्स का फंक्शन बनाने की कोशिश करना। ये सेटलमेंट अपने आप आपको बार बार होता हुआ दिखेगा। ऑन द सिमिलर बेसिस अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो एक बार बता दो, फिर मैं आपको दूसरा वाला फॉर्मेट भी इमीडिएटली समझा देता हूँ। फिर मैं क्वेश्चन की तरफ चलना चाहता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्लियर है बात सभी को, ये समझ में आ रहा है? अब देखो अगले केस में भी तो सवाल में अब हमारा फोकस रहेगा कि अगर हमें ये मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और ये नहीं मिला तो हम क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद हमको ये मिले, शायद हमको ये मिल जाए। ठीक है, अब देखो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है, ये नीचे y दिख रहा है तो p भी या तो कांस्टेंट या तो y का फंक्शन, ये तो कांस्टेंट या y का फंक्शन। तो यहाँ पे आप हमेशा y का फंक्शन बनाने की कोशिश करना, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी आप एफ एक्स को t मानना, तो आपका जो एफ डैश एक्स होगा डी एक्स बाई डी वाई विल बिकम डी टी बाई डी वाई। उठा के पुट करोगे फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वापस से सॉल्यूशन निकालने का तरीका वही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, तो शायद ये मैंने नोट भी किया होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ। आप इसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो थोड़ी देर, या यहीं से नोट कर लो, यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी। ठीक है, तो लिख के ना ये सब लिख के एक बार आप लोग करते रहो। जैसे मैंने बोला ना डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सबसे बड़ी खराबी है कि आपको हर चीज़ कम से कम 2 बार करनी पड़ेगी, तब आपके दिमाग में वो जाके मैप होती है अच्छी तरीके से। ओके, हो गया? तो बताओ फिर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। एक क्वेश्चन लगाएंगे फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, तब तक आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलो अब ना मैं एक एक करके आपसे इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करते तो ये जो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, काफ़ी हद तक आपको लग रहा है कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे कुछ पी वाई है और यहाँ पे कुछ क्यू जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। बट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि अगर आप डी वाई बाई डी एक्स के साथ देखो तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ ना एक 1/y टर्म भी यहाँ पे अटैच्ड आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है सभी को? देख लीजिए सभी लोग और बताइए। यस, तो आई होप ये पूरा का पूरा टर्म आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन में दो हमें कमियां दिख रही हैं। एक कमी हमको ये दिख रही है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई भी 1 का टर्म अटैच नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एल एन वाई जैसा टर्म दिख रहा है, अगर यहाँ पे मुझे वाई दिख जाता तो मेरा काम चल जाता। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना थॉट प्रोसेस क्या रखना चाहिए कि अगर इस पूरे के पूरे इक्वेशन में इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ वाई दिख रहा है तो वाई तो हम यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, वाई को हम छोड़ देते हैं। फंक्शन ऑफ वाई तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो इसके साथ, बट इस x को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो x को आप दोनों साइड डिवाइड करो। तो आपको यहाँ से मिला एल एन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। पहले यहाँ तक पहुँचिए।
तो आपने क्या सोचा यार डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक वाई का फंक्शन हम हमेशा अफोर्ड कर सकते हैं, इसको छोड़ दो, इस एक्स को नहीं कर सकते, इस एक्स को आपने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। जैसे आपने इसको दोनों साइड डिवाइड किया, आपको यहाँ पे अपना फॉर्मेट दिखना चाहिए जो आप यूज़ करना चाहते हो। कौन सा फॉर्मेट दिखना चाहिए कि अगर आप इस एल एन वाई को टी मान लें तो 1/y dy बाई डी एक्स आपका पूरा रिड्यूस हो जाएगा। या अगर आप थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख लो, प्लस एल एन वाई 1/x इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। पहुँचेंगे सभी लोग यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? तो हमेशा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा उसके साथ y का फंक्शन दिख रहा है, उसको हम लोग ठीक है 1 मिनट के लिए एडजस्ट कर लेंगे, बट x का फंक्शन अगर कहीं पे भी दिख रहा होगा तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे। जब आपने ऐसा किया तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एल एन वाई है ना, इसको इमीडिएटली t मान के इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करा जाए। जैसे आप इसको t मानोगे आप देखोगे 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखोगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, जैसे आप इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे आपको ये वापस से एक सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएगी। प्लस एल एन वाई की जगह हम लोगों ने टी माना हुआ, सो दिस इज 1/x इंटू टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो देखो क्या फॉर्मेट अब आपको वही मिल गया। अब देखो जैसा आपने कंसेप्ट डेवलप किया था ना कि आपने ऐसे कोई फॉर्मूला याद नहीं किया था, अब आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखी, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अगेन वही दोनों स्टेप आप लगाइए। सबसे पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये आपके लिए किसका काम करेगा, p का, ये किसका काम करेगा, q का। तो ई टू द पावर 1/x dx, ये आपको कितना मिल जाएगा, x। और अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ऊपर आपको t दिख रहा था तो यहाँ पे t लिख दो, t के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए। इंटीग्रेशन 1/x का यूज़ कर चुके हो, ई टू द पावर x को यहाँ पे डालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया था dx प्लस c, है ना। तो अब देखो आपको यहाँ पे ये भी समझ आ रहा होगा कि जो आपने इसको जनरलाइज कर लिया था ना कि जो भी p दिखेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे t दिख रहा है तो t लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये q बच गया था, q को अंदर डाला, x के साथ लिखा और इंटीग्रेट करके आंसर लिख दिया। तो ये फॉर्मेट भी ना आपको हेल्प करेगा फाइनल आंसर तक पहुँचने में। ठीक है, चेक कर लो सभी लोग आराम से यहाँ तक। फिर लास्ट में आपको क्या करना होता है, जहाँ जहाँ पे आपको t दिख रहा होता है उसको वापस से आप v में y में ट्रांसफॉर्म कर लेना। जैसे अभी आपको जो फाइनल आंसर दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, x ई टू द पावर x का तो सभी को पता होता है, ये मिल जाएगा ई टू द पावर x x माइनस 1 प्लस c। अब आपने माना हुआ था t इज इक्वल टू एल एन वाई, तो y की जगह पे क्या लिख देना, सॉरी t की जगह पे वापस से क्या लिख देना, t को एल एन वाई माना था, एल एन वाई को t माना था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे t दिख रहा होगा उसकी जगह पे आप एल एन वाई डाल देना। ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, चलो तो क्या फर्स्ट वाले मॉडल से आप काफ़ी हद तक सीख गए कि आपको अप्रोच कैसी रखनी चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई y का फंक्शन है, वेल एंड गुड, सबसे राइट साइड में जो दिखना चाहिए वहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन दिखना चाहिए। वहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही होगी, कोई y का फंक्शन दिख रहा होगा तो आप उसको उठा के इधर लेके आएंगे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन में शायद करना पड़ जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से मुझे क्या एडजस्टमेंट करना चाहिए, बोलो। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को आराम से देखो और सबसे पहले देख के बताओ इमीडिएटली कि क्या खटक रहा है आपको यहाँ पे, आपको ऐसा क्या लग रहा है जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर इधर तो हमने देखा डी वाई बाई डी एक्स, नीचे x, मतलब इधर राइट साइड में तो x का फंक्शन होना चाहिए। तो आपने बोला राइट साइड में x का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अलाउ हम लोग करेंगे, तो जो वहाँ पे सेक y दिख रहा है ना वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा है। तो सेक y को आप उठा के किधर लेके आओगे, इधर लेके आ जाओगे। सबको ये बात समझ आ गई कैसे हम लोगों ने सेक y को आइडेंटिफाई करा। सेम वही तरीका, आपको यहाँ पे x दिख रहा था तो आप यहाँ पे बोलोगे सिर्फ और सिर्फ x का ही फंक्शन हम लोग अलाउ करेंगे, बट वहाँ पे सेक y भी प्रेजेंट था तो आप उसको उठा के इधर लेके आएंगे। जो आप सेक y को इधर लेके आओगे तो देखो आपको ये मिल जाएगा cos y dy बाई डी एक्स माइनस साइन y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स। यार ये बताइए क्या सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? फिर इसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो छोटा सा पॉइंट अगर आप हर बार लगा दोगे ना क्वेश्चन, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि यार ये माइनस साइन वाई को ना कुछ टी मान के राइट साइड वाले को लीनियर में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करेंगे, आप इस माइनस साइन वाई को मान लीजिए टी, साइन वाई को टी मान, तो आपको मिल जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, बोलो ठीक है यार, चलेगा? बोलिए सभी लोग फटाफट।
आसान है, समझ पा रहे हो। तो साइन वाई को आपने टी माना तो आपका कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया, बस हो गया सवाल। इसको कन्वर्ट कर लो, ये आपको दिख जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स। चलो निकालो यार यहाँ से आई एफ आपको दिख रहा होगा ई टू द पावर माइनस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग समझ पा रहे डायरेक्टली कि ये 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि आप इसको लिखोगे ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स के बाहर -1 दिख रहा है, आप उसको इन्वर्स में लेके जाएंगे तो ई टू द पावर ln 1/1 प्लस एक्स दिखेगा, तो इवेंचुअली वो 1/1 प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ से देखो आंसर लिखने के लिए ये है टी को आपने लिखा, बट आई एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 प्लस एक्स मिल जाएगा। रही बात अंदर वाले की, तो अंदर आप इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स के साथ 1/1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डी एक्स लिख दो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल दो, हो गया क्वेश्चन। अब बाकी टी वी को लिखते रहो, वाई के टर्म्स में सॉल्व करते रहो, वो सब आप लोग कर लो, है ना। तो देखो थॉट प्रोसेस ना बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन लगाएं, कोई भी टेक्निक सीखें। चलिए ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही। यार देखो मैथ्स के अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, उससे बेटर क्या होता है ना, शॉर्ट नोट्स बनाने से अच्छा कि मैथ्स के ना आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। जैसे मान लो आप क्वेश्चन लगाते जाओ, तो आपको क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ भूलती जा रही है या क्वेश्चन में लग रहा है यार ये चीज़ मैं भूल गया, तो उसको शॉर्ट नोट्स में डालो। क्योंकि यार मेरा एक्सपीरियंस क्या है या मैंने जो देखा है ना, कि अगर मान लो आपकी नॉर्मल कॉपी, ठीक है, मान लो आपने मैथ के नोट्स बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो मैथ के नोट्स अगर 300 पेजेस में बने आपके, तो जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, शॉर्ट नोट्स जो आपका होता है वो बनता है 900 पेज का, समझ गए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में ना लॉन्ग नोट्स बना डालते हैं हम लोग, सब लिख डालते हैं उसमें, कहानी, अपने दुख दर्द, अपना इतिहास, अपना भूगोल, पूरा उसमें भर देते हैं। लास्ट में समझ आता है शॉर्ट नोट्स बनाया ही क्यों, जब ये अपने लॉन्ग नोट्स से ही बड़ा हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए ना, मतलब मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया यार पर्सनली, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। मैंने एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स के चक्कर में वो लॉन्ग नोट्स बन गया। फिर मुझे समझ में यार शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, अल्टीमेटली तो मैं नोट्स ही उठा के पढ़ूंगा एग्जाम से पहले। मान लो अगर 1-2 महीने बाद मेरा एग्जाम है ना, तो शायद ही 2-4-5% लोग होते होंगे जो शॉर्ट नोट्स पे इतने कॉन्फिडेंट रहते होंगे कि यार अब मैं शॉर्ट नोट्स पूरी अच्छी तरीके से बना लिया हूँ, वही पढ़ूंगा। इवेंचुअली आप नोट्स ही उठाते हो लास्ट में, तो क्यों ना नोट्स में ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको सबसे पहले तो हाईलाइट कर लिया जाए। मैं हमेशा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता था। उसके अलावा जो मेरा एक 10 कॉपी रूल रहता था, उसमें जो जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते थे या जो जो फॉर्मूलेज मैं भूलता था बहुत फ्रीक्वेंटली, उनको मैं वहाँ पे नोट डाउन कर लेता था, समझ गए ना। जैसे आपको सैडल पॉइंट निकालने की जो टेक्निक है वो जनरली लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कैसे सैडल पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, या बहुत सारी जो आपका 2 वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम होता है उसमें लोग भूल जाते हैं, यार RT माइनस एस स्क्वायर होता था, क्या होता था। तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स आपके कंफर्टेबल होंगे, आइगन वैल्यूज़ वगैरह निकालना आप कभी नहीं भूलोगे, बट कुछ चीज़ें भूलती रहती हैं, तो उनको नोट डाउन करते जाओ और नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लिया करो। समझ आ गया ना। मतलब मेरा हो सकता है आपके लिए शॉर्ट नोट्स ज़्यादा कन्वीनियंट हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे लोगों को जो देखा हुआ है, अल्टीमेटली लास्ट में हर इंसान नोट्स उठाता है, तो नोट्स में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करके रखो, ताकि जब नोट्स पढ़ो तो वो स्पीड से आप पढ़ पाएँ, ठीक है ना। वैसे यार शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया शॉर्ट नोट्स अगर कोई बनाता भी है तो उसमें इंक्लूड असल में करता क्या है और या कौन सी बातें छोड़ देते हैं। तो अगर किसी ने बनाया होगा तो मैं ज़रूर उससे राय लेना चाहूँगा, या किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अगर बनाया होगा। सर काफ़ी सारे लोगों से पूछा, सब लोग यही बोलते हैं सर हम लोग तो नोट्स में ही नोट डाउन कर लेते हैं, उसी में मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यार सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते यार, ये मेरी समझ के बाहर है। मतलब आप मान के चलो, और मैं 6 साल से जब भी कोई बैच स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, जनवरी से यही मैं चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि आप पहले ये चीज़ समझो कि आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा नेटवर्क, तो नेटवर्क में सब कुछ कर डालोगे, ठीक है। अब तुमने जो जनवरी में नेटवर्क में पूरा का पूरा गाथा लिखी थी, क्या याद है? कुछ नहीं याद है ना। क्लास नोट्स भी पढ़ लिए, SADQ भी लगा डाली, कनौडिया भी लगा लिया, PYQs भी लगा लिए, चारों ब्रांचेस के PYQs लगा लिए, खुद से भी क्वेश्चन बना रहे हैं कि यहाँ से इंडक्टर हटा दें तो क्या हो जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी लगा लिए। अगले सब्जेक्ट में क्या हुआ, क्लास नोट्स भी नहीं पढ़ पाए। अगले सब्जेक्ट में क्या हुआ, क्लास ही नहीं अटेंड करी। तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने के लिए ना आपको सबसे पहले फोकस रहना चाहिए कि मेरे पास 8-9 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट मैं क्या क्या कर लूँ। एटलीस्ट आप क्या क्या कर सकते हो, क्लास नोट्स पे अच्छी कमांड, PYQs का खुद से अटेम्प्ट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
सर तो बोलते हैं सिर्फ PYQ लगा लो, PYQ लगाने से कुछ नहीं होता है। PYQ लगाने से क्या, तुम्हारा 50,000 क्वेश्चन लगाने से भी कुछ नहीं होगा अगर तुम क्वेश्चन देखने के बाद पीछे सॉल्यूशन पलट के देख लेते हो। अगर आप हर PYQ के क्वेश्चन को एक फ्रेश क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसमें अपने दिमाग लगा रहे हो, अपना इनपुट डाल रहे हो, क्लास नोट्स में जो पढ़ा हुआ है उस नोट्स को अप्लाई कर रहे हो, तो PYQs आर मोर देन सफिशिएंट टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस फॉर अ न्यू क्वेश्चन। फिर आप जब टेस्ट सीरीज में नया क्वेश्चन देखें, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और फिर अगले सब्जेक्ट की तरफ जाएं और साथ के साथ पिछले सब्जेक्ट को रिवीजन के लूप में डालें। अगर आप अक्टूबर नवंबर तक आते आते ऐसा कर पाते हो, आप कॉन्फिडेंट हो सारे सब्जेक्ट्स में, आपने रिवीजन कर लिए, PYQs लगा लिए, फिर आप जहाँ से मन आए वहाँ से क्वेश्चंस लगाओ। आप शुरुआत जब करते हो ना तो बहुत जोश होता है, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। तो हर बार मैं आप लोगों को यही चीज़ बताता हूँ, पहले देख लो एटलीस्ट क्या करना है। 90% लोग अपनी ही ब्रांच का PYQ कंप्लीट नहीं कर पाते। आप दूसरे ब्रांच के PYQ और दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश करो। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछना, आपका कोई सीनियर होगा अगर उसने तैयारी करा होगा, उससे पूछना कि भाई तुमने पूरे अपनी ब्रांच के PYQ के सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे? नहीं लगाए होंगे उसने। तो पहले अपनी ब्रांच के लगा लो, दूसरी ब्रांच के लगा लो, इतना बहुत सफिशिएंट होता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर बताओ। अच्छा पहले तो बताओ इसमें करें क्या, क्या गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे कि जो नहीं होना चाहिए था या जिसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, बताइए। है ना, देखो एग्जाम निकालने के लिए ना नॉलेज हमेशा सेकेंडरी होती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर कट है, आप बिल्कुल स्टिक हो अपनी स्ट्रैटेजी पे कि यार यही चीज़ करते रहना है, 8 महीने तक रिपीट करते रहना है, तो एग्जाम आप अच्छी रैंक के साथ ले जा पाओगे। और अगर आप बहुत नॉलेजेबल हो, स्ट्रैटेजी बहुत घटिया है ना, तो भी रैंक नहीं आएगी। चलिए बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो dx लिखा हुआ है, तो उस लिहाज से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए था, तो ये z यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको उठा के इधर लेके आ जाओ। तो जब आप इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो आपको दिखेगा ln z होल स्क्वायर, तो z z कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 1/x 1/ln z इक्वल टू 1/x। फाइन, बस अब यहाँ पे 1/ln z को t मान लो, तो ये आपको दिख जाएगा -1/z ln z का स्क्वायर dt, मतलब इसको पूरा ही लिख लो dz/dx इक्वल टू dt/dx। और यार मैं अगर आप लोगों को फ्रैंकली बताऊं तो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले, इतने सारे एग्ज़ाम्स, पूरा सब कुछ क्लियर कर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में PYQs के अलावा कुछ भी टच नहीं किया था एज ए स्टूडेंट। टीचर बनने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट एज ए स्टूडेंट PYQs के अलावा मैं झाँकता तक नहीं था कि उसके अलावा है क्या दुनिया में। बट PYQs को बहुत तरीके से करता था, उसके एनालिसिस करता था अच्छे से, और सारे PYQs को जब तक मैं खुद से सॉल्व नहीं कर देता था तब तक मैं उसको अटेम्प्ट करता रहता था या कहीं ना कहीं से उसको समझने की कोशिश करता था। तो ऐसा करने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि जब नया क्वेश्चन दिखता था ना तो मेरा दिमाग चलता था कि यार इस क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं, कुछ ना कुछ गुड़ा भाग जुगाड़ लगाना आना चाहिए। तो जब तक आपको क्वेश्चन में जुगाड़ लगाना नहीं आता ना, नॉलेज हमेशा सेकेंडरी होती है। कुछ आप लोग देखते होंगे, कुछ जुगाड़ू लोग होते होंगे, उनके कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होते, बट वो सवाल का आंसर निकाल ले आते हैं। तो एग्जाम स्टूडेंट लाइफ में यही इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट हो सकता है थोड़े 19-20 हो, बट अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो कुछ जुगाड़बाजी करके, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। वो तभी आएगी ना जो आप क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ बैठोगे। सब आज के डेट में यार रिस्पॉन्स टाइम इतना कम हो गया ना, आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत पन्ना पलट देते हो कि यार छोड़ो, सोचेगा कौन, सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं बाद में देखेंगे। तो ये तो हालत है, तो क्या होगा यार उससे। चलो इसको देखो, फिर ये आपको क्या मिला, -dt/dx। अच्छा यहाँ पे गलती क्या होगी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, +t/x इक्वल टू -1/x²। समझ गए ना, मतलब थोड़ा सा बोरिंग काम होता है, मगर आप थोड़ा सा अगर करोगे ना तरीके से तो अच्छा खासा कर ले जाओगे। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, आप ना इसी 1/x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसा मत करना। ये जो -dt/dx दिख रहा है ना, पहले इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करके dt/dx को एटलीस्ट हमेशा पॉजिटिव पहले बना लिया करो। तो अगर आप यहाँ पे dt/dx को पहले से ही पॉजिटिव बना लोगे ना, अच्छा ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सभी को, तो ये आपको मिल जाएगा -1/x²। बस अब लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में -1/x डाल दीजिए dx, तो इतनी बार -1/x आपने कर लिया, ये आपको पता ही चल गया। आंसर लिखने के लिए t × 1/x इक्वल टू -1/x² इंटू 1/x dx प्लस ये। इसको सॉल्व करो, t की जगह पे जो भी आपने माना था वो लिख लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में। प्लस पे यार मेरा सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन भी लगभग कंप्लीट होने वाला है।
EMFT 11 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो तो अब बताओ क्या ये वाला मेथड भी सभी को समझ में आ गया? तो लीनियर तो आपको समझ ही आ गया, रिड्यूसिबल टू लीनियर भी आई होप सभी लोग आसानी से कर पा रहे होंगे, है ना। तो रिड्यूसिबल टू लीनियर में मैंने आपको एक हैक बता दिया कि आप राइट साइड वाले को हमेशा चेक करने की कोशिश किया करो, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो उसको करेक्ट करो, और dy बाई डी एक्स बाई dy के साथ जो भी आपके फंक्शंस अलाउड होते हैं उन्हीं को रहने दो। dy बाई डी एक्स सिर्फ y का फंक्शन अलाउड है, dx बाई dy के साथ सिर्फ x का फंक्शन अलाउड है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस कर पाते हो ना, ज़्यादातर क्वेश्चन अपने आप आपके रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखो एक अगला आता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, ये कुछ भी नहीं है जो अभी अभी आपने पढ़ा था, जस्ट उसी का एक स्पेशल केस होता है। कौन सा स्पेशल केस होता है ज़रा ध्यान से देखिए, है ना। आप इसका नाम भी मत सुनो, आप इसका नाम भी मत सुनो, बस ये क्वेश्चन देख लो। आप इसको ना एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट करो। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्यू जो है ना, इट इज़ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस पी इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए अब सबसे पहली चीज़, तो जैसे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे, आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे ट्रबल कर रही है, फटाफट बताते जाइए। बर्नौलीज नाम देख के कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जो आप पढ़ चुके हो अभी तक उसका बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सटेंशन आप मान सकते हो, या सिंप्लीफाइड आप उसका एक वेरिएशन मान सकते हो। बताइए जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट। dy बाई डी एक्स पी वाई क्यू वाई टू द पावर 1, क्यू एक्स का फंक्शन है, पी एक्स का फंक्शन। तो आप बोलोगे सर ये नीचे dx दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो सिर्फ x के फंक्शन अलाउड होंगे, तो y को यहाँ नीचे लेके आओ। तो ये लो मैं y को नीचे लेके आ गया, ठीक है। तो ये देखा y टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन वाई टू द पावर n dy बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर 1 माइनस एन पी इज इक्वल टू क्यू। बोलिए ठीक है, आ रहा समझ में? बस अब यहाँ पे जो आपको y टू द पावर 1 माइनस एन होता है ना, इसको आप यहाँ देखो, बर्नौली इसमें पता नहीं क्या बर्नौली ने बताया कि इसको ना हमेशा v मानते हैं। आप t मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ बर्नौली में v मान लेता हूँ। आप इसको t भी मानोगे ना तो तरीका अपना सेम ही रहेगा। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को देखते तो आपको मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लो आप लोग साथ के साथ, फिर इसको रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर फॉर्म में। ओके, तो जस्ट हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, आपको दिख ही रहा होगा कि 1 बाई वाई टू द पावर एन डी वाई बाई डी एक्स आपका वेट कर रहा है। बस यहाँ पे आप 1 माइनस एन एक्स्ट्रा लेके चले जाए, ठीक है। करते रहो नोट साथ के साथ सभी लोग। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में ना नाम लिख के आता है, बट बर्नौलीज से आपको कुछ घबराना नहीं, तरीका वही लगाना जो मैंने अभी आपको एक हैक बताया ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए करना क्या है। चलो अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो 1 बाई वाई टू द पावर 1 डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p एंड ऑब्वियसली दिस विल बिकम v इक्वल टू सम q। तो यहाँ से जो 1 माइनस एन दिख रहा था इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, p इंटू 1 माइनस एन इंटू वी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। बस अगली लाइन में आंसर लिख दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा e टू द पावर p 1 माइनस एन डी एक्स, ठीक है। और आंसर लिखने के लिए v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बचा हुआ था अभी, इसका यूज़ अभी तक नहीं हुआ, इसको डालो, आई एफ से मल्टीप्लाई करो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करो, ठीक है। समझ आ गई बात? अब देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाम दिया रहेगा बर्नौलीज वगैरह, बट नाम से आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया रहता है कि आपको हल्का सा हिंट लगे कि है ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो बाई सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चलो तो एक मैं आपके लिए जो दूसरा वाला फॉर्मेट है ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ, ये जो p है इट इज़ सम फंक्शन ऑफ y, p इज सम फंक्शन ऑफ y एंड ऑब्वियसली q इज सम फंक्शन ऑफ y। तो p और q है ना, ये आपके y के फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पे वही चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे नीचे y दिख रहा है, तो इधर सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन अलाउ करना, x को नीचे लेके चले आना और बिल्कुल सेम तरीके से डेरिवेशन कर देना जैसे मैंने अभी अभी करा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, देखिए और फटाफट आंसर बताइए, है ना। हैक वही लगाना जो मैंने आपको बताया। ये मत सोचो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें पूछ रहा है कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। तो जब भी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जो सब्स्टिट्यूशन जिसको अभी तक आप टी मान रहे थे उसी को वो वी बोल देता है, इस वजह से मैंने आपको वी की तरह समझाया उसको। चलो आंसर बता दो इसका।
पोलराइजेशन यार चेक कर लेना। अब मुझे याद नहीं यार क्या पढ़ाया था, ठीक है। अब कल का पढ़ाया हुआ आज तो याद नहीं रहता कि कल कल क्या क्या पढ़ाया था। अब EMFT कब पढ़ाया था, किस ज़माने में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया था, ये बड़ा मुश्किल है रिकॉल कर पाना, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, नहीं पढ़ाया होगा उसमें तो स्पेशल क्लास में कोई ना कोई सेशन हो रखा होगा, आप वहाँ से देख लेना। चलो देखो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहली चीज़ क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको दिखा x dx/dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। देखिए आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, आप यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे कि ये अगर y का फंक्शन है तो इधर भी y अलाउ करेंगे, तो x को उठा के इधर लेके आओ, ये बना 1/x² dx/dy प्लस किसको उठा के हम लोग लाए, एक्स क्यूब को ना, हाँ तो ये बन गया आपका y/x इक्वल टू वाई क्यूब। बस अब बता दो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाना चाहते हो। देखिए अब ये पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन बन गया ना, dx/dy प्लस y/x इक्वल टू वाई क्यूब। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन में देखिए आप ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का लगाएंगे, कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। तो ये आपको मिला dx/dy प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। ट्रांसफॉर्मेशन देखो सिंपल सा दिख रहा है, v इज इक्वल टू 1/x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। आया ना समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने पहले बोला ना, बर्नौलीज उसने नाम यूज़ कर लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं हम कुछ अलग करने वाले। हैक आपके इन क्वेश्चंस का वही है, नीचे से देखो और उधर से लाके इधर एडजस्ट करो, क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व करने लायक हालत में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन में नाम यूज़ कर रखा है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, नाम पे मत जाओ, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही हो जाएगा डन कर देना, फिर मैं भी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके बताइए क्या आंसर इसका आना चाहिए। और देखो यार कल सुबह आपका प्लैनेट गेट पे फूरियर ट्रांसफॉर्म का अगला क्लास होगा, जिसमें हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म और पावर सिग्नल्स का डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर सिग्नल्स का डिस्कशन, क्योंकि वहाँ से आप एक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी सीखोगे। और जनरली जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म में डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाते हो तो एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सेप्शन वहाँ पे आता है, वो एक्सेप्शन भी कल सुबह वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आपने देखा यहाँ पे नीचे x, आपने बोला सर सबसे पहले तो इस x को इधर लेके आओ, ये आपको दिखा 1/x dy/dx प्लस वाई माइनस 1/x² इक्वल टू x/y क्यूब माइनस 1/y² इक्वल टू x², ठीक है। तो जो y क्यूब वाला एक्सप्रेशन था, y क्यूब से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये आपका बन गया x/y² माइनस 1/y²। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, dy/dx के साथ आप सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन अलाउ करते थे, y का फंक्शन अलाउ करते थे, तो x को दोनों साइड डिवाइड भी कर लो इसी टाइम। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दोनों ही आपके जो कंडीशन थे वो सेटिस्फाई हो गए, तो दो बार आपको इसको एडजस्ट करना पड़ा। x से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, y² इज इक्वल टू x, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने सिंपली x से डिवाइड कर दिया। अब देखो x से डिवाइड करने के बाद आपका ये लगभग फॉर्मेट बन गया। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो, अदरवाइज आपको यहीं से दिख जाना चाहिए माइनस 1/y² 1/x इज इक्वल टू x, ठीक है। सबसे पहले तो आप बता दो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे, माइनस 1/y² इज इक्वल टू t। आप चाहो तो इसको v लिख लो, ये टोटली आपकी मर्जी। आप इसको लिख सकते थे 2/y³ dy/dx इक्वल टू dt/dx। इतना पहले नोट कर लो, सभी लोग यस नो में आंसर दे दो, फिर आगे बढ़ते। देखो ये ऊपर जाके वैसे ही -2y⁻−3 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पे ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका 1³ dy/dx दिख रहा है ना, ये अपने आप 1/2 dt/dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बचा 1/2 dt/dx, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने वापस से उठा के रख दी। बाकी -1/² को आपने t माना था, तो ये आपको मिल जाएगा t/x इक्वल टू x। अब इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको यहीं से दिख रहा होगा e⁻1 1/x dx, इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा x। और आंसर लिखने के लिए अच्छा नहीं, सबसे पहले ना इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो यार दोनों साइड,
प्लस 2 बाई एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 2x। अब निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे e टू द पावर 2 बाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। आंसर लिख लीजिए t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका अभी भी यूज़ नहीं हुआ था, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट। बाकी इसको सॉल्व कर लो, t की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा नाम भले ही बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन था, तरीका वही है। तो जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, आज आप जाके अगर आपके पास कोई भी PYQ वाली बुक है उसके सारे क्वेश्चंस आज आप ढूंढ के लगा लेंगे, क्योंकि लीनियर वाले क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मैंने आपको टेक्निक्स बताई आप देखना, जाके उन टेक्निक्स को अप्लाई करना, आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चंस आप ट्राई कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाना। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए भी दे दिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.